वेलकम एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुकेमी करंट अफेयर्स में। आज का जो टॉपिक है वो पेपर 3 एनवायरनमेंट को लेके है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में, इस ये आपका सून बहुत ही जल्दी रिप्लेस करने वाली है पैट स्कीम को, यानी कि परफॉर्मेंस अचीव और ट्रेड स्कीम को। और ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग इंडिया में एक बेहतर कार्बन मार्केट बना सकें और हमारे जितने भी कमिटमेंट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट को लेके उन सभी कमिटमेंट्स को भी हम पूरा कर सकें। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं पहले आपको यही बताऊंगा कि पैट स्कीम क्या थी, क्या उसके अंदर चैलेंजेस रहे, किस वजह से इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है। उसके बाद बात करेंगे कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर कि एग्जैक्टली कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी है क्या, क्या क्या उसमें भी चैलेंजेस होते हैं, क्या निटी ग्रिटीज हैं उसकी। और लास्ट में बात करेंगे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की जो कि पर्टिकुलरली अब रिप्लेस कर देगी पैट स्कीम को। तो आइए शुरू करते हैं पैट स्कीम से। पैट स्कीम जो जिसका नाम है परफॉर्मेंस अचीव और ट्रेड स्कीम, बेसिकली ये है क्या? ये एक ऐसा मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एनर्जी एफिशिएंसी इंडस्ट्रीज की इंप्रूव की जा सके। देखिए जो बेसिक डिफरेंस है पैट स्कीम में और अब जो रिप्लेस करने वाला है इसको सीसीटीएस, उन दोनों के अंदर यही फर्क है कि सीसीटीएस के अंदर हमारा जो फोकस है वो है कि हमें कैसे मिटिगेट करनी है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। वहीं पैट स्कीम के अंदर जो हमारा फोकस था वो ये था कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करना है इंडस्ट्रीज के अंदर, खासकर उन इंडस्ट्रीज के अंदर जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मानी जाती है। फाइन, ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, ये जो पैट स्कीम है ये नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का हिस्सा है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है। देखिए 2008 में एक प्लान आया था जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, और इस प्लान के तहत कम से कम 8 मिशंस थे जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। उन 8 मिशंस में से एक मिशन ये था नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। अब समझ लेते हैं कि पैट काम कैसे करता है और क्या सिस्टम है इसमें जिसकी वजह से जो है आपका ये बहुत पॉपुलर था। देखिए इसमें जो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, सपोज कीजिए ये एक इंडस्ट्री है ए और ये एक इंडस्ट्री है बी। ए जो है स्टील इंडस्ट्री है और बी जो है आपका एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। फाइन, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कैप लगाई इनके ऊपर कि आप जितनी भी एनर्जी यूज करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको अब जो है टारगेट दिया जाता है कि आपको कम से कम 100 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इसका एक यूनिट होता है, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। 100 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट आपको जो है आपका कम करने हैं। वहीं इसको भी एक टारगेट दिया गया है कि आपको 80 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कम करने हैं एनर्जी में। ठीक है, ये एनर्जी का पैरामीटर है जो यूज किया जाता है। और सपोज कीजिए कि स्टील ने अचीव कर लिया, और अगर स्टील ने अचीव कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि इसने 100 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बाय मिल गए इसको, यानी कि इसने 100 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स जीत लिए या फिर अपना अच्छा काम किया इसने, तो इसलिए इसको अवार्ड किया गया क्योंकि इसने वो टारगेट मीट कर दिया जो गवर्नमेंट ने इसे मीट करने के लिए कहा था। वहीं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी कहा गया था कि आपको भी 80 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट जो है आपका अचीव करना है, लेकिन वो उसने इतना नहीं किया। इनफैक्ट उसने वो भी नहीं किया और ये एक्सीड कर दी लिमिट। इसका जो पूरा का पूरा एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हुई वो हुई 180 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, यानी कि इसने कम से कम 100 ज्यादा किया, रिलीज की एनर्जी जो कि इसे नहीं करनी चाहिए थी, वहीं इसने जो है पूरा का पूरा अचीव कर लिया। तो होगा क्या कि इस ये पर्टिकुलर कंपनी यानी कि स्टील कंपनी जो है सेल कर सकती है अपने इन एनर्जी सर्टिफिकेट्स को पी कंपनी को, यानी कि फर्टिलाइजर कंपनी को। और फर्टिलाइजर कंपनी जो उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं एक तरह की पेनल्टी, क्योंकि उसने टारगेट को अचीव नहीं किया तो उसे कहीं ना कहीं से ये एनर्जी सर्टिफिकेट्स बाय करने ही थे, तो ये ए से जो है बाय कर लेगा और इस तरीके से ये इस क्राइटेरिया को भी मीट करेगा। फाइन, तो यही था इसमें कि कैसे एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है और एनर्जी को कैसे कैसे धीरे धीरे कम करना है। इसी को कहते थे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। और ये जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं ये इजीली एक्सचेंज हो जाते थे एक ट्रेडिंग एक्सचेंज पे जिसका नाम था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पैट के अंदर जो है 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को कवर किया गया था जिसमें मेजर वंस हैं थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेंट्स, अल्यूमिनियम, आयरन स्टील, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और कमर्शियल बिल्डिंग्स। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि क्या इसमें चैलेंजेस रहे जिसके कारण इस पैट को यानी कि परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड स्कीम को कहीं ना कहीं जो है रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले जो इसमें इशू था वो था नॉन ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पर्टिकुलर ये तो एक ऐसा पॉइंट है नॉन ट्रांसपेरेंसी वाला जो आप किसी भी स्कीम या किसी भी पॉइंट में चैलेंजेस के रूप में इंडिया में लिख सकते हैं।
बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, मैकेनिज्म में, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी, लगभग ये मानिए कि एक कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऐसी थी जिन्होंने 2021 में बहुत ही बेहतरीन काम किया था और उन्हें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें मिले ही नहीं। 2023 तक भी उन्हें वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं मिले। फाइन। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम इसके अंदर लगातार आ रही थी, कोई अच्छा सा इन्फोर्समेंट भी इसमें नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी जो है डेटा के फॉर्म में, कोई भी डेटा कलेक्शन नहीं किया गया अच्छी तरीके से, ताकि ये पता लग सके कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर ने बेहतरीन काम किया है। इसमें जो भी कंपनी बोल रही थी अपने आप से कि मैंने इतनी एनर्जी सेविंग कर ली, देखिए मेरे पिछली बार का ये था, इस बार का मेरा ये है, वो अपनी मर्जी से ही दिखा रहे थे या फिर वो अपने आप ही दिखा रहे थे। ठीक है, तो उसमें उनके पास एक लूप होल था जिसको वो मैनिपुलेट कर सकते थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं था। वहीं जिन कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने टारगेट्स को मीट नहीं किया, 6-6 साल तक उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं मिली, नहीं लगी, जिसके कारण उन्हें लगा कि हाँ, ये सब तो चलता ही रहेगा और वो भी जो है धड़ल्ले से अपना काम चलाते रहे। तो इस तरीके से डेडलाइंस भी लगातार मिस होती रही, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी और डेटा कलेक्शन तो एक बड़ा इशू रहा ही। यही थी सारी की सारी वीकनेस पैट की। आगे चल के बात करते हैं कार्बन प्राइसिंग के बारे में कि एग्जैक्टली कार्बन प्राइसिंग है क्या। देखिए, कार्बन प्राइसिंग भी एक तरह का एक फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। आपने लगातार हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जिसमें लगातार ये कहा जाता है कि जो पॉल्यूशन करेगा उसी को ही उसके डैमेज का अमाउंट, यानी कि उसके डैमेज का जो भी खर्चाना है वो भरना चाहिए। तो कार्बन प्राइसिंग जो पॉलिसी है वो यही है कि जिसने भी कोई एंटिटी, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वो जिम्मेदार है किसी भी तरह का पॉल्यूशन करने के लिए, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या उसी एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन की वजह से आप जानते हैं कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक हजार्ड्स भी होते हैं, तो वही उसके लिए पे भी करे। तो ये तरीका था कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैसे हम उसके ऊपर शिफ्ट करें जो उस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरे वर्ल्ड में जो है 3 तरीके हैं जिसमें कार्बन प्राइसिंग सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, दूसरा है कार्बन टैक्स और तीसरा है क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया। सपोज दो कंपनीज हैं ए और बी, दोनों को टारगेट दिया गया है कि आपको 80 मिलियन टन तक वो करना है, इनको 80, ए को 100 मिलियन टन तक करना है और बी को जो है 80 मिलियन टन तक करना है। जिसने टारगेट मीट कर दिया उसके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सेल कर सकता है, और जो मीट नहीं कर पाया उसको वो सर्टिफिकेट बाय करने पड़ेंगे किसी दूसरे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल से जिसने वो टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तो एक तरह से ये पेनल्टी होगी उनके लिए जो आपका अचीव नहीं कर पाए हैं, वहीं ये एक मौका होगा उनके लिए जिन्होंने अचीव किया है कि वो प्रॉफिट्स बना सके। ठीक है, तो इंसेंटिवाइजेशन और डिस इंसेंटिवाइजेशन का एक मेथड है, वो भी इसमें एप्लीकेबल होता है। आगे चलता हूँ कार्बन टैक्स के बारे में। देखिए, कार्बन टैक्स भी एक इसी तरीके का टैक्स है। सपोज कीजिए कोई स्टील की कंपनी है जिसको बोला गया था कि आप 100 टन से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसने 101 टन रिलीज कर दी, यानी कि 1 टन एक्स्ट्रा। तो 1 टन एक्स्ट्रा रिलीज करने के ऊपर उस पर कोई टैक्स लगेगा जो टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो इसी को बोलते हैं आपका कार्बन टैक्स। कनाडा के अंदर ये बहुत अच्छा चलता है। कनाडा का कार्बन टैक्स जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि बेहतरीन तरीके से अपने कार्बन टैक्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। तीसरा है क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। देखिए, क्रेडिटिंग मैकेनिज्म में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो किसी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट में या फिर कहीं कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो उसको भी आपका जो है कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, जिन कार्बन क्रेडिट्स को वो जरूरत पड़ने पर सेल कर सकता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। तो इसी को कहते हैं कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। अब कार्बन प्राइसिंग मैटर क्यों करती है इंडिया के लिए, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन या ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा रीजन है आज के एक बड़ी वजह है पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट का सत्यानाश होने का। तो ऑब्वियसली कोशिश है कि हम एनवायरनमेंट डैमेज को कम कर सकें, सबसे पहले तो ये बात। दूसरी चीज है कि डीकार्बनाइज करना है इकोनॉमी को। डीकार्बनाइज इकोनॉमी को करने का मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ खुद को शिफ्ट करना, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की तरफ जो है खुद को शिफ्ट करना। और बार बार जो है एक वर्ड भी यूज होता है कि ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जॉब्स। तो कोशिश ये है कि कम से कम जो है आपका यूज किया जाए उन टेक्नोलॉजीज को या फिर उन फ्यूल्स को जो ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। दूसरा है क्लाइमेट गोल्स। देखिए, क्लाइमेट गोल्स में सबसे पहले जो क्लाइमेट गोल आज की डेट में जो बात होती है वो है पेरिस एग्रीमेंट का। और पेरिस एग्रीमेंट में ही इंडिया ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया था। वो कमिटमेंट ये था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी को हम 45% तक कम कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2030।
इसके अलावा हमारा एक और टारगेट है, वो है नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। तो ये कुछ क्लाइमेटिक गोल्स हैं हमारे जो हमने बनाए हैं और हमें ये भी पूरे करने हैं, तो इसीलिए कार्बन प्राइसिंग जो है मैटर करती है इंडिया के अंदर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये क्या है, जो अब जल्दी जो है रिप्लेस करेगी पैट को, वो भी देख लेते हैं। ये भी एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसमें कंट्रोल किया जाएगा और ट्रेड किया जाएगा कार्बन क्रेडिट्स को। और इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ऐसा बोला गया है कि जो 1 कार्बन क्रेडिट होगा उसका मतलब होगा 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उसके बराबर की दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस। आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की एक लंबी लिस्ट है, मीथेन से लेके नाइट्रस ऑक्साइड से लेके काफी कुछ। तो 1 कार्बन क्रेडिट जो होगा वो होगा 1 टन ऑफ CO2 या फिर उसके इक्विवेलेंट टू अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब सीसीटीएस जो है आपका दो मैकेनिज्म पे काम करता है, एक मैकेनिज्म है कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म, दूसरा है ऑफसेट मैकेनिज्म। कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म क्या है, एक बार वो देख लीजिए। कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक कुछ रिकमेंडेशन दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्टिकुलरली स्टील सेक्टर है तो उसको इतना टन्स ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कम करनी होंगी। तो इसी को ही जो है कंप्लायंस कहते हैं और इसमें वही मेथड चलेगा कि अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपके पास कार्बन क्रेडिट्स होंगे जिसको आप सेल कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो आपके पास कार्बन क्रेडिट्स नहीं होंगे और आपको वो बाय करने होंगे किसी और से। ठीक है, तो वही है आपका कॉम्प्लायंस। ऑफसेट मैकेनिज्म क्या है, ये हर उस बंदे के लिए है जो इसमें चाहे इन्वॉल्व नहीं भी है। देखिए जैसे इंडिविजुअल्स हो गए या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर्स भी, अगर वो भी चाहें तो वो भी कार्बन क्रेडिट्स कमा सकते हैं। कैसे, अगर आप चाहें तो कोई एफोरेस्टेशन कर सकते हैं अपने खेत में या कोई आपके पास जमीन का टुकड़ा हो तो आपको भी कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। कोई फार्मर है अगर वो सोलर पंप का इस्तेमाल करेगा इंस्टेड ऑफ डीजल पंप्स पानी निकालने के लिए, तो वो भी जो है कार्बन क्रेडिट्स अर्न करेगा और उन्हीं कार्बन क्रेडिट्स को अर्न करके वो फिर मार्केट में अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड और सप्लाई वो भी उन्हें सेल कर सकता है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कवर किए जा रहे हैं इस सीसीटीएस के अंदर। इनिशियली अभी फर्स्ट स्टेज में आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पल्प, पेपर और टेक्सटाइल्स को इंक्लूड किया गया है। कुल मिला के ये सारी इंडस्ट्रीज अगर बात करें तो 16% एमिशंस रिलीज करती हैं इंडिया के अंदर टोटल में से। वही फ्यूचर में आने वाले समय में हम जो है पावर सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अभी तक पावर सेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। पर पावर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर वो है 40% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि टोटल गैस एमिशंस में से 100 में से 40% जो है पावर सेक्टर ही रिलीज करता है और अभी हमने पावर सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। दो बॉडीज हैं जो कि पूरा रेगुलेटरी ओवरसाइट करेंगी इसमें। वन इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसका काम है कि कैसे एफिशिएंसी देखनी है मुझे, कैसे इनकी एफिशिएंसी को मैनेज करना है इंडस्ट्रीज वगैरह की, उसका काम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को है। वही नेशनल स्टीयरिंग कमिटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट, इसका काम होगा कि ओवरऑल कैसे कार्बन मार्केट फंक्शन कर रही है, उसकी ओवरसाइट या उसका सुपरविजन जो है पूरा का पूरा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट के हाथ में है। चलते हैं आगे और देखते हैं इसके चैलेंजेस। सबसे पहले जो इसके चैलेंजेस हैं सीसीटीएस यानी कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के, वो है कि सेट करना राइट टारगेट्स और कार्बन प्राइसिंग। देखिए टारगेट्स जो है हमेशा बिल्कुल बेहतरीन सेट होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने बहुत ही लीनियंट टारगेट सेट कर दिए तो उसमें होगा क्या, उसमें आप ये समझिए कि सबके पास कार्बन क्रेडिट्स होंगे और लगातार पॉल्यूशन भी होता रहेगा। और अगर हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट टारगेट सेट कर दिए तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उसमें इंडस्ट्री का इकोसिस्टम खराब हो सकता है या फिर यूं कहिए कि इंडस्ट्री के जो सेंटिमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके की हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को ताकि वो कट डाउन कर सकें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और अगर वो हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उनका इनपुट कॉस्ट भी लगेगा। इनपुट कॉस्ट लगने का मतलब है वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस मार्केट में सप्लाई करते थे वो महंगी हो जाएगी और उससे डायरेक्टली इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन से हो सकता है उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाए, तो एक तरह से ये जो है इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट करेगा। दूसरा है कॉम्प्लायंस एंड इन्फोर्समेंट इशू, वो भी एक बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। आप जानते हैं कि पैट स्कीम को बंद क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा था। जिन कंपनीज को या जिन सेक्टर्स को पेनलाइज करना था उन्हें पेनलाइज भी नहीं कर पा रहे थे, 6-6 7-7 साल तक मामले लंबित थे और उन्हें भी लग रहा था कि अब उनके ऊपर कुछ खासा एक्शन होगा नहीं, तो ये लोग जो है कोई खासा इंटरेस्टेड नहीं थे। वहीं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, 3-3 साल तक भी सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह का डिसइंसेंटिवाइजेशन प्रोसेस है। आगे से फिर वो भी जो है इस तरीके के काम में जो है इन्वॉल्व होने से बचेगा। तीसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो मैं पहले बता चुका हूं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डेटा कलेक्शन का कोई मेथड नहीं था और
कौन कितना रिलीज कर रहा है या कौन कितना बचा रहा है, ये सब कुछ उनकी वॉलंटरी उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो खुद से कितना रिपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या करा जा सकता है इंडिया के अंदर अगर वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं इस सीसीटीएस को? सबसे पहले है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे बेहतरीन अगर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन किया है तो वो है यूरोपियन यूनियन का एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। यूरोपियन यूनियन का जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है ये वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन तरीके का सिस्टम माना जाता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके की मॉनिटरिंग होती है, वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है। दूसरी चीज जो इसके अंदर की जाती है वो है सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां से वो डेटा कलेक्ट करें और एक एक चीज के ऊपर नजर रख सकें कि किससे कौन रिस्पॉन्सिबल है कितने अमाउंट ऑफ इमिशंस के लिए। फाइन। तीसरा वहां पे जो बहुत प्रचलन है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा कलेक्शन में यूज आती है और इसमें जो रखा हुआ डेटा है वो मिसयूज भी कोई आसानी से नहीं हो सकता। फाइन। दूसरा है कि इनकरेज करें इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन को। वही जो पॉइंट है ये, देखिए अगर आप डेटा पब्लिक डोमेन में लाके रख दें और पब्लिक डोमेन में लाके डेटा रखें तो ऑब्वियसली ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा इन्वेस्टर्स का। उन्हें भी पता लगेगा कि किसके साथ कौन कितना पॉल्यूशन कर रहा है, और कोई अगर सेविंग भी कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट्स अर्न भी कर रहा है, तो उन सर्टिफिकेट्स का टाइमली उसे कितना पेमेंट हो रहा है, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका जो है ट्रस्ट भी बढ़ेगा गवर्नेंस के अंदर। और वो भी चाहेगा, कोई भी एंटिटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी चाहेगी कि मैं भी इस उसके अंदर इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और एक तरह से मैं भी एनवायरनमेंट में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करूंगा। फाइन। तो अगर हम ये सब मेजर लें तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने सीसीटीएस यानी कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो ये था पूरा का पूरा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था यूपीएससी में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट्स भी दे रखी हैं और नीचे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। करना क्या है आपको, आपको बताना है इसका राइट आंसर, और वो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाके। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।